Good morning, students. Now we start our today's class in a subject of political science, and today we start our new chapter, which is the India's external relation. In this chapter, we learn after independence which types of policy India adopted for the maintaining a relation between with the world, and what is the reason behind it when India is not joined both groups, which is the capitalist and communist group, and why India formed with the help of other countries a new group which is the non-aligned group. तो अब इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बेस बताने या इसका मूल क्या है उसको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, बेस या मूल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक फाउंडेशन होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का। भारत की विदेश नीति क्या रही, एक्सटर्नल रिलेशन भारत के कैसे रहे, तो इसका बेस यही है कि भारत आज वर्तमान में किस प्रकार के संबंध रख रहा है विश्व के साथ, ये हमको समझना होगा। तो आज का भारत का जो संबंध है, वर्तमान प्रधानमंत्री ने जो संबंध रखा है, वो सुरक्षित विश्व, विकसित विश्व और संप्रभु राष्ट्र, यानी सिक्योर्ड नेशन, सिक्योर्ड वर्ल्ड, डेवलप्ड वर्ल्ड एंड सोवरेजन नेशन, इन चीज़ों को आज भारत लेकर के चल रहा है। खास करके अगर करंट कंसर्न में देखें तो भारत एक ग्लोबल लीडर बनने की तरफ आगे आ रहा है, ग्लोबल लीडर बन सकता है। और अभी 2 दिन हुआ, कल या परसों प्रधानमंत्री जी ने देश को फिर संबोधित किया और उसमें सेल्फ डिफेंड बनने की नीति अपनाने की बात कही, स्वदेशी अपनाने की बात कही। तो इसके पीछे बड़ा रहस्य है, क्योंकि वैश्विक माहौल में चाइना जो है एक तरीके से बायकॉटेड होने वाला है। भारत के पास स्किल है, यूथ पॉपुलेशन है और एक अवसर है कि हम दुनिया में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो बनी वो आफ्टर 1947 से हमारे देश के नेताओं ने जो फाउंडेशन, जो बेस तैयार किया, उसी के बिहाफ पे आज हम इन गोल्स को बना पा रहे हैं और उसको अचीव करने के रास्ते पे चल रहे हैं। और वो क्या था, वो चीज़ें क्या थी, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हुआ ये कि जो हमको आज़ादी मिली वो बहुत ही क्रूशल कंडीशंस थे। पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वार से जस्ट निकली थी बाहर, रिकन्स्ट्रक्शंस होने थे, रिफॉर्म्स होने थे, और भारत को लेकर के पूरी दुनिया भी एक तरीके से चिंतित थी कि ये देश के रूप में रह पाएगा कि नहीं। उसके बाद इंटरनल प्रॉब्लम्स अभी हम लोगों ने अपनी किताबों में, अपने पीछे के टेक्स्ट में पढ़ा कि डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना था, प्रिंसली स्टेट्स को मनाना था, डेवलपमेंट गोल्स को पाना था। इन सारी समस्याओं को देखते हुए हम किस प्रकार का रिलेशन रखें विश्व के साथ, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या हो, इन सारी चीज़ों को बड़े ही समझ करके बहुत ही धीरे धीरे कदमों को बढ़ाना था, क्योंकि हमारा एक गलत कदम हमारे भविष्य को ख़राब कर सकता था। पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ था और वो नेटो को ज्वाइन कर चुका था, अमेरिकन ग्रुप को ज्वाइन कर चुका था। भारत के रिलेशन दोनों के साथ एक तरीके से किसी के साथ दुश्मनी का नहीं था। भारत अमेरिका से भी संबंध अच्छे रखना चाहता था और यूएसएसआर के साथ भी संबंध अच्छे रखना चाहता था, लेकिन चूंकि जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका का रिलेशन ज़्यादा नज़दीकी हुआ तो फिर भारत उससे दूरी बढ़ाना शुरू कर दिया। और भारत किसी देश का पिछलग्गू न बन करके रह जाए, उसका फॉलोअर न बन करके रह जाए, बल्कि एक अपनी अस्मिता हो, अपनी सॉवरेनिटी अक्षुण्ण रहे। इस चीज़ को बनाए रखने के लिए तत्कालिक राष्ट्र निर्माण करने वाले लीडर, नेशन बिल्डिंग करने वाले जो हमारे नेता थे, उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम एक नॉन अलाइड मूवमेंट लेकर के चलेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लेकर के चलेंगे, गुट निरपेक्ष का मूवमेंट लेकर के चलेंगे। देखिए, भारत के जो विदेशी संबंध थे वो आज़ादी के समय से हम देख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई
तो वो विदेश से मदद लेकर के ही बनाई थी। और उसके बाद हमने आज़ादी पाई। आज़ादी के बाद उसी समय बहुत सारे और देशों ने भी आज़ादी पाई। बहुत सारे अफ्रीकी कंट्रीज़ थे जो आज़ाद हुए, बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ थे जो आज़ाद हुए। तो भारत ने एक दूरदर्शिता दिखाते हुए ये सोचा कि कहीं ये देश इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके, यानी कि जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ग्रुप बना हुआ था उसको ज्वाइन करके नियो कॉलोनाइजेशन के चक्कर में न पड़ जाए, नव साम्राज्यवाद के चक्कर में न पड़ जाए। कहीं ऐसा न हो कि ये अपने लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन ग्रुप्स के पास जाएं और ये ग्रुप एक अलग तरीके से इनको अलग तरीके का कॉलोनाइज्ड कर लें और फिर से ये विश्व खतरे में पड़ जाए, ये छोटे छोटे देश खतरे में पड़ जाए। तो भारत ने क्या किया कि इन देशों को विकास, ये एक तरीके से डेवलपमेंट कंट्री थे, विकासशील देश थे, डेवलपिंग कंट्री, मतलब एक तरीके से विकास की प्रक्रिया में आना शुरू हुए थे, विकसित नहीं हुए थे। तो इनको लेकर के अपने साथ करने के लिए एक अलग मंच, एक अलग फोरम इनको प्रोवाइड करवाया ताकि वो अपने जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको भी शॉर्ट आउट कर सके बिना किसी का हेल्प लिए, विश्व में अपनी संप्रभुता को भी जिंदा रख सके और इसके साथ साथ अपने डेवलपिंग गोल्स को भी पा सके। तो इन सारी गोल्स को पाने के लिए भारत ने इन लोगों को एकजुट किया, एक फोरम दिया जिसे हम नॉन अलाइड फोरम, नॉन अलाइड ग्रुप, नॉन अलाइड मूवमेंट कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। अब इसमें हम नेहरू के रोल को देखेंगे तो 1946 से लेकर के 1964 तक, चूँकि नेहरू का विदेश, ये प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे और विदेश मामलों को अपने हाथ में रखते थे। कश्मीर का इशू, आप हालांकि कश्मीर चर्चा भी नहीं करेंगे, कश्मीर इशू को आप देखिए थे, वो यूएन तक लेके गए उसको। और पूरा का पूरा इस नॉन अलाइड मूवमेंट में पूरा इसमें नेहरू ने ही अपना एक तरीके से योगदान दिया। देखिए उस समय बहुत सारे हमारे देश में भी ऐसे ग्रुप थे जो ये चाहते थे कि हम अमेरिका के साथ जुड़ जाए, क्योंकि अमेरिका एक तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का अगुआ था, डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज उसी ने किया था। और उसके साथ साथ हम चूँकि यूएसएसआर का जो मॉडल था वो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप वाला मॉडल था, डेमोक्रेसी को थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो हमारे देश के लोगों को, आपने पीछे के टेक्स्ट में पढ़ा कि लोकतंत्र को बनाए रखने की भी चुनौती थी। तो इस वजह से हमारे देश में कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हम अमेरिका के ग्रुप को ज्वाइन करें, अमेरिका से अपनी दोस्ती को बढ़ाएं। इसमें सबसे अगर हम नाम लें तो जनसंघ, उस समय अभी की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी पहले वो जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, तो जनसंघ, और स्वतंत्रता पार्टी थी, स्वतंत्रता पार्टी के लीडर भी ये चाहते थे कि अमेरिका से हमारी नज़दीकी बनी रहे। और उसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी, इनका भी ये व्यक्तिगत विचार था कि भारत जो है वो अमेरिका जैसे देशों का सहयोग ले। लेकिन अगर हम नेहरू जी की बात करें तो मैं पीछे के लेक्चर में भी आपको बताया कि नेहरू जी का जो रुझान था, नेहरू जी का जो एक तरीके से अगर हम कहें कि जो आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी सोशलिस्ट थी। इतिहास के कुछ ऐसे प्रखंड बताते हैं हमको कि एक समय गांधी जी को भी ये चिंता हो गया था कि कहीं नेहरू पूरी तरीके से सोशलिस्ट न बन जाए, क्योंकि नेहरू जी गांधी जी के बड़े करीब थे और गांधी जी वास्तव में उनके अंदर भविष्य, भारत का भविष्य देखते थे। तो नेहरू जी को सोशलिस्ट बनने, क्योंकि गांधी जी समाजवादी तो थे, समाज को लेकर के उनके चिंतन थे, लेकिन मार्क्स के वो विरोधी थे, वो जो स्टालिन के विरोधी थे, हिटलर के विरोधी थे। और वो ये जानते थे कि जिस प्रकार का समाजवाद स्टालिन और लेनिन, मार्क्स लाना चाहते हैं, वो समाजवाद सही समाजवाद नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का हिंसा है, एक प्रकार का सिविल वार है। तो गांधी जी भी बहुत बड़े दूरदर्शी लीडर थे और नेहरू जी को वो नेहरू में भारत का भविष्य देख रहे थे। तो वो कहीं भारत का भविष्य खतरे में ना पड़ जाए, समाजवाद से वो प्रभावित होकर के कहीं हिंसक गतिविधियों में शामिल न हो जाए, तो बड़े करीने से गांधी जी ने नेहरू जी के समाजवादी विचारधारा को परिवर्तित किया, उनको
फिर से मूल विचारधारा में लेकर के आए, सेंट्रलिस्ट विचारधारा में लेकर के आए, जो न समाजवादी रुझान रखा हो और न पूंजीवादी रुझान रखा हो, बल्कि वो मध्यम मार्ग लेकर के चले। गांधी जी की भी यही विचारधारा थी। और फिर भी कहीं ना कहीं नेहरू के दिमाग में थोड़ा सा समाजवाद था, और कहीं ना कहीं वो हिटलर नहीं, लेनिन से, मार्क्स से प्रेरित थे। और यही कारण रहा कि भारत डेमोक्रेसी को भी स्टेबल रखा, डेमोक्रेटिक कंट्री बना रहा, लेकिन उसके बहुत सारी नीतियों में, अभी हमने प्लान्ड इकोनॉमी को जस्ट ख़त्म किया पीछे के लेक्चर्स में, तो बहुत सारी नीतियों में हम देखेंगे कि नेहरू का जो पॉलिसी मेकिंग है वो सोशलिस्ट पॉलिसी मेकिंग है। 5 ईयर प्लान्स जो थे वो हमने रशिया से लिए, यूएसएसआर से लिए। यूएसएसआर में ये 5 ईयर प्लान बना करके विकास को, डेवलपमेंट को फाइनलाइज किया जाता था। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि नेहरू की वजह से हम कैपिटलिस्ट गोल में न जा करके एक तरीके से सेंट्रलिस्ट और थोड़े से सोशलिस्ट बने रहे। और अंत में अगर हम देखें, इसके बाद भी, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी हम सोशलिस्ट थोड़ा सा विचारधारा रहा, लेकिन नेहरू ने इसको पूरी तरीके से हमको किसी एक खेमे को ज्वाइन नहीं करने दिया, बल्कि वो उसका, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमको अलग होना, इन दोनों ग्रुप से अलग होना बड़ा ज़रूरी था। वरना अगर हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते तो हमारे पास ये खतरा रहता कि हमारी सोवरेनिटी खतरे में पड़ जाती, हम नियो कॉलोनाइजेशन, नव साम्राज्यवाद, ये जो अभी हम आज़ाद हुए ब्रिटेन से, और एक नई प्रकार की गुलामी में फंस सकते थे। तो नेहरू जी ने हमको उन चीज़ों से बचाया, और पूरी के तरीके एक दमदार तरीके से हमें इन दोनों ग्रुप्स से दूर ले जा करके, और साथ साथ जो उसके साथ जो नए देश आज़ाद हो रहे थे उनको भी एक मंच दिया, दोनों खेमों से दूरी बनाई, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक तरीके से फॉर्मेशन किया। तो आज हम लोग इतना ही इस लेक्चर में जानेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, और कल हम आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। और जो भी आप पढ़िएगा, जो भी डाउट्स होगा उससे हमको आप कंसर्न करिएगा, क्लियर करिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।